दोस्तों, हमारे देश में जब कोई आम आदमी अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है तो खबर बन जाती है। जब कोई नेता जाता है तो चैनल वालों की भीड़ लग जाती है। लेकिन जब देश की सुरक्षा में लगे 34 वरिष्ठ अधिकारी एक साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं तो सोचिए मामला कितना गंभीर होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 34 अधिकारी। और ये कोई मामूली अधिकारी नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी है। ये वो लोग हैं जो CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज से जुड़े हैं। और ये सब एक साथ एक स्वर में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं मोदी सरकार के एक नए कानून के खिलाफ। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी खबर पर हमारी होनहार मीडिया चुप्पी साधे बैठी है। जिन चैनलों पर दिन रात सास बहू के झगड़े दिखाए जाते हैं, जो चैनल किसी अभिनेता की शादी की खबर पर 3 घंटे तक ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं, वो चैनल इस खबर पर 1 मिनट भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछिए, जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, बात यह है कि मोदी सरकार एक नया कानून लेकर के आई है जिसका नाम है CAPF, सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026। नाम सुनने में जितना सीधा साधा है, अंदर से ये उतना ही टेढ़ा है। और इसी टेढ़े कानून के खिलाफ 34 अधिकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए। इनका आरोप क्या है? आरोप सीधा सा है। इनका कहना है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को बेअसर करने के लिए लाया गया है। ये कानून IPS लॉबी पर दबदबा बनाए रखने के लिए लाया गया है। और ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पूरा मामला क्या है, IPF लॉबी क्या है, कैडर के अधिकारी कौन है। तो चलिए एक एक करके बात समझते हैं। आराम से आपको बताऊंगा, बिल्कुल शुरू से बताऊंगा। दोस्तों, हमारे देश में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के नाम पर कई फोर्स हैं। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, SSB और भी कई हैं। ये सब फोर्सेस देश की सुरक्षा में लगी हुई हैं। कोई सीमा पर तैनात है, कोई एयरपोर्ट पर, कोई फैक्ट्री में, कोई नक्सल इलाके में। और इन फोर्सेस में लाखों जवान और अधिकारी काम करते हैं। इनकी अपनी भर्ती होती है, इनका अपना कैडर होता है, इनकी अपनी परीक्षा होती है। यानी जो लड़का BSF में असिस्टेंट कमांडेंट बन करके आया है, वो BSF का अपना बंदा है। उसने वहीं से करियर शुरू किया है, वहीं ट्रेनिंग ली, वहीं मेहनत की। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक नया ट्विस्ट है। ये जो बंदा है, ये जिंदगी भर मेहनत करके, पसीना बहा करके, सीमा पर गोलियां खा करके, जंगल में नक्सलियों से लड़ करके भी DIG तक पहुंच सकता है, इससे ऊपर नहीं। IG, एडिशनल DG, स्पेशल DG, ये सब पद उसके लिए सपने जैसे हैं, क्योंकि इन पदों पर सिर्फ IPS अधिकारी बैठ सकते हैं। यानी वो लोग जो कभी सीमा पर तैनात नहीं रहे, कभी उस फोर्स में काम नहीं किया, कभी उस सिस्टम को अंदर से नहीं समझा, वो लोग आकर के बॉस बन जाते हैं। और जिसने जिंदगी उसी फोर्स में गुजार दी, वो नीचे बैठा रहता है। ये वैसे ही है जैसे आप किसी कंपनी में 30 साल काम करें, हर मुसीबत झेले, हर प्रोजेक्ट पूरा करें, और फिर आपके ऊपर CEO बन करके कोई ऐसा आ जाए जिसने कभी उस कंपनी में एक दिन भी काम नहीं किया। बताइए कैसा लगेगा? ये तकलीफ है इन कैडर अधिकारियों की। दोस्तों, ये मामला बहुत पुराना है, सालों से इस पर बात होती रही है। कैडर अधिकारी लंबे समय से मांग करते रहे कि हमें भी प्रमोशन दिया जाए, हमें भी ऊपर बढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई बात। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने इस मामले को सुना, और सुनकर के उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया। दोस्तों, जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ये वो जज हैं जो संविधान की भाषा बोलते हैं। ये वो जज हैं जो बिना डरे, बिना झुके फैसले सुनाते हैं। जस्टिस ओका जब रिटायर हुए तो उनकी विदाई सुप्रीम कोर्ट में बहुत भावुक तरीके से हुई। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सब जानते थे कि एक ऐसा जज जा रहा है जिसने हमेशा संविधान के साथ खड़ा होना चुना। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, और उनके हालिया बयान भी आपने देखे होंगे। ये लोग किसी दबाव में आकर के फैसले नहीं देते, ये इनकी पहचान है। तो इसी बेंच ने क्या फैसला दिया? फैसला दिया कि CAPF में IPS अधिकारी की संख्या कम की जाए, कैडर अधिकारियों को प्रमोशन दिया जाए, 2 साल के अंदर ये काम पूरा हो। और तर्क क्या दिया? तर्क बिल्कुल सीधा और साफ था। कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास BSF का अपना कैडर है, CRPF का अपना कैडर है, CISF का अपना कैडर है, तो IPS अधिकारी को वहां ऊपर बैठाने की जरूरत क्या है? जो लोग वहां बरसों से काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाइए, उन्हें DG बनाइए, IG बनाइए।
बात सही थी, तर्क सही था, फैसला सही था। दोस्तों जब ये फैसला आया तो देश भर की फोर्सेज में जश्न का माहौल हो गया। बरसों की मेहनत का फल मिलने वाला था। हजारों अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जो सपने कभी असंभव लगते थे वो अब सच होते दिख रहे थे। एक कैडर का असिस्टेंट कमांडेंट अब सोच सकता था कि हाँ, एक दिन मैं भी डीजी बन सकता हूं। एक दिन एक डिप्टी कमांडेंट को लगा कि हाँ, अब मेरा भी दिन आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों खुशी बहुत छोटी थी, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसा किया कि सारे सपने चूर चूर हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में एक कानून बना दिया। यही वो कानून है जिसका नाम है सीएपीएफ, सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026। और इसी कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पानी फेर दिया गया। यानी कोर्ट ने जो कहा था कि आईपीएस कम करो, कैडर अधिकारियों को प्रमोशन दो, वो सब कागज पर रह गया। जमीन पर वही पुराना खेल चलता रहा। अब सवाल यह है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार को इससे क्या मिलता है? दोस्तों जवाब समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। दरअसल आईपीएस अधिकारी राज्यों से आते हैं। इनका कैडर राज्य में होता है, यानी कोई मध्य प्रदेश कैडर का है, कोई यूपी कैडर का है, कोई गुजरात कैडर का है। जब ये अधिकारी केंद्रीय फोर्सेज में डिप्यूटेशन पर आता है तो कुछ सालों के लिए आता है। इसके बाद इसे वापस अपने राज्य में जाना होता है। अब अगर इसे वापस जाकर के अपने राज्य में डीजी बनना है, बड़े पद पर पहुंचना है, तो इसका पूरा करियर किसके हाथ में है? इसका पूरा करियर केंद्र सरकार के हाथ में है, यानी गृह मंत्रालय के हाथ में है, यानी उस मंत्री के हाथ में है जो गृह मंत्रालय चला रहा है। तो अब आप खुद सोचिए, जब किसी आदमी का पूरा करियर किसी की मुट्ठी में हो तो आदमी उसके सामने क्या करेगा? वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएगा, जो कहा जाएगा वो करेगा, सवाल नहीं पूछेगा, नियम कायदे की बात नहीं करेगा, रूल बुक नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने चूं भी की तो कल मेरा तबादला ऐसी जगह हो जाएगा जहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। इसीलिए आईपीएस अधिकारी को शीर्ष पद पर रखना सरकार के लिए बहुत सुविधाजनक होता है। हाँ जी सर, ठीक है सर, अभी कराते हैं सर, बस इतना ही चलता है। लेकिन अगर कैडर का अधिकारी वहां पहुंच जाए तो हालात बदल सकते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि कैडर का अधिकारी अपने संगठन का बंदा होता है। उसका करियर अपने संगठन में ही बना है, वहीं खत्म होगा। उसे ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। वो तो अपने फोर्स के हित की बात करेगा, वो अपने जवानों के हित की बात करेगा, वो अपने जवानों के हक की बात करेगा, नियम कायदे की बात करेगा। और अगर ऊपर से कोई गलत आदेश आया तो वो कहेगा कि सर ये नहीं होगा, ये रूल बुक में नहीं है। और यही वो चीज़ है जो सरकार को नहीं चाहिए। सरकार को यस मैन चाहिए, सवाल पूछने वाला नहीं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये जो पूरा खेल है ये सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं है, ये ताकत का खेल है, ये कंट्रोल का खेल है। सोचिए कि अगर आज दिल्ली में जो लाठियां चार्ज हुई, जो पैलेट गन चलाई गई, जो छात्रों के सर फोड़े गए, अगर वहां आईपीएस अधिकारी की जगह किसी कैडर के सीनियर अधिकारी की पोस्टिंग होती तो क्या ये सब हो पाता? शायद नहीं, क्योंकि कैडर का अधिकारी कहता है कि सर ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन नहीं चलाई जा सकती, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। लेकिन आईपीएस अधिकारी क्या करेगा? वो ऊपर से आया आदेश मानेगा, क्योंकि उसे वापस अपने राज्य जाना है, उसे वहां अच्छी पोस्टिंग चाहिए, उसे प्रमोशन चाहिए, और ये सब मिलेगा तभी जब वो ऊपर वालों को खुश करेगा। तो देखिए पूरे सिस्टम का पहिया कहां जाकर के घूमता है। छात्र सड़क पर, जवान कंधे पर बंदूक लिए, अधिकारी बीच में मजबूर, और ऊपर बैठा नेता आराम से बटन दबा रहा है। ये वो सिस्टम है जिसे मोदी सरकार बरकरार रखना चाहती है, और इसी को बरकरार रखने के लिए ये नया कानून लाया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इन 34 अधिकारियों की जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इन लोगों ने कहा है कि ये कानून हमारे प्रमोशन के अधिकारों को छीनता है, ये कानून हमारे साथ भेदभाव करता है, ये कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और उन्होंने इसे संविधान के 3 अनुच्छेदों के खिलाफ बताया, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कहता है कि सब लोग बराबर हैं, कानून के सामने सब एक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? कहता है कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? कहता है कि हर आदमी को गरिमा से जीने का अधिकार है। तो इन अधिकारियों का कहना है कि हमारे साथ इन तीनों अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हम बरसों से एक ही फोर्स में काम कर रहे हैं, हमने अपनी जवानी दे दी, अपना पसीना बहाया, अपना खून दिया, लेकिन हमें ऊपर बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। और ये मौका नहीं मिल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आईपीएस नहीं है। ये भेदभाव है, ये अन्याय है। दोस्तों अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है। 20 अगस्त को केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है कि आखिर उसने ये कानून बनाया क्यों, कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश क्यों की। सरकार क्या जवाब देगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जवाब देना आसान नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का साफ फैसला है, दूसरी तरफ सरकार का कानून जो उसी फैसले के खिलाफ है। अब सरकार क्या कहेगी? क्या कहेगी कि हमने कानून बनाया क्योंकि हमें आईपीएस अधिकारी अच्छे लगते हैं,
ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तो सरकार को कुछ तो ठोस कारण बताना पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को वो कारण संतोषजनक नहीं लगा तो कानून की मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश में कानून बनाने का हक संसद के पास है, ये सही बात है, लेकिन क्या हक असीमित है? क्या कोई भी कानून बनाया जा सकता है? क्या कोर्ट के फैसले को यूं ही पलटा जा सकता है? जवाब है नहीं। संसद कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून संविधान के दायरे में होना चाहिए। अगर कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है, और यही इन 34 अधिकारियों का दावा है। उनका कहना है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, इसीलिए इसे रद्द किया जाए। दोस्तों, एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर मीडिया इस पर चुप क्यों? सोचिए, 34 वरिष्ठ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। दुनिया के किसी और देश में यह खबर हफ्तों तक हेडलाइन होती है, बहस चलती है, चर्चाएं होती है, विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, सरकार से जवाब मांगा जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? चुप्पी, एकदम सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिन एंकरों को हर छोटी छोटी बात पर चिल्लाने की आदत है, वो इस मामले पर मुंह में दही जमा करके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, ये आप और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये मामला सीधे सरकार के खिलाफ जाता है, गृह मंत्रालय के खिलाफ जाता है, और हमारी मीडिया इन दिनों सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। थोड़ी हिम्मत बचाई भी है तो वो प्राइम टाइम की बजाय रात 2 बजे किसी छोटे से बुलेटिन में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, ये सिर्फ अधिकारियों के प्रमोशन का मामला नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मामला है। ये देश की सुरक्षा एजेंसियों को रणनीतिक कंट्रोल से मुक्त करने का मामला है। ये इस बात का मामला है कि हमारी फोर्सेज पेशेवर तरीके से चलेगी या फिर नेताओं के इशारे पर चलेगी। ये इस बात का मामला है कि जो लोग सीमा पर जान जोखिम में डालते हैं, उन्हें भी सम्मान और तरक्की मिलेगी या नहीं। ये इस बात का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की क्या कीमत है। अगर सरकार जब चाहे तब कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या रह जाएगा? फिर तो हर फैसले के बाद सरकार एक नया कानून बना दिया करेगी और सारे फैसले बेकार हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो पूरा तंत्र है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में 3 स्तंभ है: कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी संसद, और न्यायपालिका यानी अदालतें। इन तीनों के अपने अपने काम हैं। सरकार शासन चलाती है, संसद कानून बनाती है, अदालतें कानून की व्याख्या करती है और तय करती है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन अगर एक स्तंभ दूसरे स्तंभ के काम में दखल देने लगे, अगर सरकार अदालत के फैसले को कानून बना करके पलटने लगे, तो फिर पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, और यही आज हो रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यह कानून सिर्फ अधिकारियों का मामला नहीं है, इसका असर आम आदमी पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है, समझाता हूं। जब सुरक्षा फोर्सेस पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, तो उसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर होने लगता है। तब फोर्सेस देश की सेवा में नहीं, सरकार की सेवा में लग जाती है। तब निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जाती है, तब छात्रों पर पैलेट गन चलाई जाती है, तब किसानों को रोकने के लिए सड़कें खोदी जाती है। ये सब वही चीजें हैं जो पिछले कुछ सालों में हम देख चुके हैं, और ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि ऊपर बैठा हुआ अधिकारी सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। अगर उस कुर्सी पर एक स्वतंत्र अधिकारी बैठे जो सिर्फ अपनी फोर्स और अपने देश के प्रति जवाबदेह हो, तो शायद ये सारी हरकतें ना हो। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामला दिखने में जितना सामान्य लगता है उतना है नहीं, उतना ही असामान्य भी है। ये मामला हमारे लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है, ये मामला हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ता है, और ये मामला बताता है कि कैसे धीरे धीरे हमारी संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, कैसे उन्हें कठपुतली बनाया जा रहा है, कैसे हर स्वतंत्र आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आवाज़ अभी जिंदा है। इन 34 अधिकारियों ने आवाज़ उठाई है, सिस्टम के अंदर से आवाज़ उठी। ये कोई विपक्षी नेता नहीं है जिन्हें आप विरोधी कह करके खारिज कर दें। ये सरकारी अधिकारी हैं, ये देश की सेवा में लगे लोग हैं, ये अपनी नौकरी दांव पर लगा करके सामने आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप सरकार के खिलाफ जाते हैं तो आपके करियर पर असर पड़ता है। बदले की भावना से आपको परेशान किया जाता है, आपके तबादले किए जा सकते हैं, आपकी फाइलें रोकी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने आवाज़ उठाई, ये बहुत बड़ी बात है, ये हिम्मत की बात है, और इसीलिए इसकी सराहना होनी चाहिए। दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। 20 अगस्त की सुनवाई पर सबकी नज़र है। क्या सरकार क्या जवाब देगी, कोर्ट क्या रुख अपनाएगा, ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन एक बात तय है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ पूरा तंत्र खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है, पूरी मशीनरी खड़ी है। लेकिन जब एक बार आवाज़ उठ जाती है तो उसे दबाना भी आसान नहीं होता। इतिहास गवाह है कि सच्ची आवाज़ें कभी नहीं दबती।
दोस्तों जाते जाते कुछ सवाल आप पर छोड़ जाता हूं। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करेगा? क्या आपको लगता है कि इन 34 अधिकारियों को न्याय मिलेगा? क्या आपको लगता है कि हमारी सुरक्षा फोर्सेस को राजनीतिक कंट्रोल से मुक्ति मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो लोग सीमा पर काम करते हैं उन्हें ही ऊपर के पदों पर बैठना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये मुद्दा बहस मांगता है, चर्चा मांगता है, सोच मांगता है। और अगर आप इस मुद्दे को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये मुद्दा वैसे ही दब जाएगा जैसे बाकी मुद्दे दब गए। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार को बताइए, क्योंकि जब जनता जागती है तो तभी बदलाव आता है। जब जनता चुप रहती है तो फिर सिर्फ शासक बोलते हैं, और शासकों का बोलना कभी भी लोकतंत्र के हित में नहीं होता। जब जनता बोलती है तभी असली लोकतंत्र होता है। तो बोलिए, सवाल पूछिए, जागरूक रहिए, यही आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली बार एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए और सच के साथ खड़े रहिए। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।